आप देखा है, पहाड़, नदियां, इतनी लंबी कोस्टलाइन। सोचा है फार्मिंग के अलावा हम ये सब ज्योग्राफी कैसे यूज करते हैं? हाँ बिल्कुल, छोटे फिशिंग बोट्स कोस्ट पर, माइंस प्लेटोज में, सब कनेक्टेड है। एग्जैक्टली तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया का प्राइमरी सेक्टर ज्योग्राफी। मतलब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली कैसे यूज करते हैं। रेडी है एक मिनी एडवेंचर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये है आज का हमारा लर्निंग मैप। हम एक जर्नी पर जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी ज्योग्राफी क्वेश्चंस के थ्रू। टॉपिक है प्राइमरी सेक्टर। एक तरह से यूजफुल इंसाइट्स मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो हम क्या कवर करेंगे? पहले नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज और उनका इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स के साथ कनेक्शन। फिर इंडिया का ट्रांसफॉर्मेशन फूड इंपोर्टर्स एक्सपोर्टर का। इंडस्ट्री का जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा पजल जैसा है। इंटरेस्टिंग। फिर ब्लू रेवोल्यूशन और फिश फार्मिंग यानी पिसिकल्चर। इसके बाद कोल माइनिंग का कॉम्प्लेक्स इशू, एनवायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। फिर पल्सेस के सुपर एडवांटेजेस, दाल पावर। और फाइनली 2014 से दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। दार्जिलिंग के पास ही टी गार्डन्स क्यों ज्यादा सक्सेसफुल रहे और ग्रीन रेवोल्यूशन ने ईस्टर्न इंडिया को उतना इम्पैक्ट क्यों नहीं किया। Ready? Let's unpack the first question. चलिए। Answer 1. Non-farm primary activities and physiography. Question है, what are non-farm primary activities? How are these activities related to physiographic features in India? Discuss with suitable examples. UPSC 2025, GS1, Indian Geography. 10 marks. ओके, पहले ये समझते हैं नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज क्या हैं। बेसिकली ये वो जॉब्स हैं जहां हम डायरेक्टली नेचर से रिसोर्सेज लेते हैं लेकिन फार्मिंग नहीं, जैसे फिशिंग, फॉरेस्ट्री। हाँ, टिम्बर कटिंग या मेडिसिनल हर्ब्स कलेक्ट करना। बिल्कुल। माइनिंग भी, कोल आयरन ओर निकालना। और क्वारिंग, स्टोन, सैंड, मार्बल खोदना। समझ गए? हाँ क्लियर है। अब इनका इंडिया के फिजियोग्राफिक फीचर्स से क्या कनेक्शन है? मतलब माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोज। कनेक्शन तो बिल्कुल डायरेक्ट है। जैसे फीचर्स होंगे वैसी ही एक्टिविटीज मिलेंगी। देखते हैं कैसे। ओके। प्लेन्स, जैसे इंडो गेंजेटिक प्लेन्स, नदियां सैंड और क्ले लाती हैं, तो यहाँ क्या मिलेगा? सैंड माइनिंग। जैसे यमुना गंगा के किनारे ब्रिक मेकिंग, पंजाब हरियाणा में क्ले यूज करके। अच्छा। और प्लेटोस का क्या? प्लेटोस, जैसे छोटा नागपुर प्लेटो, ये तो मिनरल्स का ट्रेजर चेस्ट है। तो यहाँ मिलती हैं माइंस। कोल माइनिंग झारखंड में इंडिया का लगभग 40% कोल है। आयरन ओर माइनिंग ओडिशा के ईस्टर्न घाट से 60%। वाओ, 60%। हाँ, फिर बॉक्साइट माइनिंग भी ओडिशा में। स्टोन क्वारिंग राजस्थान के अरावलीज में, सैंडस्टोन, मार्बल। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे टेंडू लीव्स एमपी के विंध्यान प्लेटो से। एग्जाम्पल, माइनिंग की वजह से ही तो धनबाद, सिंहभूम जैसे टाउन्स बने हैं। मेक सेंस। कोस्ट पर क्या होता है? कोस्ट्स, इंडिया की इतनी लंबी कोस्टलाइन है तो मरीन फिशिंग एक मेजर एक्टिविटी है। गुजरात लीड करता है 18% शेयर के साथ। सॉल्ट प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कच्छ में 76%। इंडिया का सॉल्ट वहीं से आता है। 76%, या कमाल है। हाँ, लोग पर्ल कल्टीवेशन भी करते हैं तमिलनाडु में। सीवीड हार्वेस्टिंग भी, जैसे रामनाथपुरम में अगर अगर के लिए। एग्जाम्पल, आंध्रा के मत्स्यकाराज और तमिलनाडु के मुकुवास जैसी कम्युनिटीज कोस्टल ज्योग्राफी की वजह से ही तो है। और माउंटेन्स, वहाँ क्या एक्टिविटीज होती हैं? माउंटेन्स, हिमालयाज में देखो, स्लेट माइनिंग हिमाचल में, लाइमस्टोन क्वारिंग उत्तराखंड के दून वैली में, मेडिसिनल प्लांट्स जैसे कश्मीर का फेमस सैफ्रॉन, और टिम्बर ऑपरेशंस अरुणाचल में। सैफ्रॉन, या राइट। एग्जाम्पल, गुज्जर्स और बकरवाल्स जैसी कम्युनिटीज ट्रांसह्यूमन पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस करती हैं, मतलब मौसम के साथ अपने एनिमल्स को मूव करना। माउंटेन्स के लिए परफेक्ट अडेप्टेशन है ये। अच्छा, और डेजर्ट रीजन में? डेजर्ट, थार डेजर्ट में भी प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, जैसे पेस्टोरलिज्म, शीप पालना वूल के लिए, कैमल्स, ट्रेड के लिए। तो देखा, ज्योग्राफी सीधा इकोनॉमी को शेप करती है। अब कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस सोचते हैं। पूछिए। अगर किसी रीजन में स्पेसिफिक फिजियोग्राफिक फीचर ना हो तो वहां की नॉन फॉर्म एक्टिविटीज पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सोच लो। सीधा सा हिसाब है, रिसोर्स ही नहीं होगा तो वो एक्टिविटी बंद हो जाएगी, फिर लोगों को कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा, इकोनॉमिक शिफ्ट हो सकता है। समझे? ओके। दूसरा सवाल, हाउ डू दीज एक्टिविटीज सपोर्ट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज? कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल। माइनिंग से निकला आयरन और स्टील प्लांट्स में जाता है, फॉरेस्ट से निकली लकड़ी फर्नीचर फैक्ट्रीज में, फिश जाती है प्रोसेसिंग यूनिट्स में। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, याद रखना। तीसरा, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एक्टिविटीज को सस्टेनेबल बनाने में हेल्प कर सकती हैं? कैसे? डेटा प्रोवाइड कर सकती हैं बेटर प्लानिंग के लिए, और कंजर्वेशन एफर्ट्स को प्रमोट कर सकती हैं, जैसे नेशनल मिनरल इंफॉर्मेशन सेंटर या ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। ठीक है, यहाँ एक पॉज लेते हैं। थिंक लिसनर्स अपने एरिया के बारे में सोचें। फार्मिंग के अलावा वहाँ की लैंडस्केप, लोकल जॉब्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती है? गुड पॉइंट। इन शॉर्ट, नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री इंडिया के डाइवर्स फिजियोग्राफिक फीचर्स पर हेवीली डिपेंड करती हैं और इससे यूनिक रीजनल इकोनॉमीज बनती हैं। कूल ना? बिल्कुल कूल। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इंडिया का सफर फ्रॉम हंग्री नेशन टू फूड एक्सपोर्टर। हाँ, ये काफी रिमार्केबल जर्नी है। आंसर 2, इंडिया फ्रॉम फूड इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर। सवाल है, फ्रॉम बीइंग नेट फूड इंपोर्टर इन 1960s, इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड। Provide reasons. UPSC 2023, GS1, Indian Geography, 15 marks.
सोचो जरा, 1960s में इंडिया में फूड शॉर्टेजेस थे। हमें यूएसए PL 480 स्कीम के अंडर वीट इंपोर्ट करना पड़ता था। और आज हम दुनिया को फूड एक्सपोर्ट करते हैं। ये जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? हाँ, इसके रीजंस क्या हैं? कई रीजंस हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960 से। ये गेम चेंजर था। हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और बेटर इरिगेशन ने खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में कमाल कर दिया। कितना फर्क पड़ा प्रोडक्शन में? बहुत। वीट प्रोडक्शन 1960s में सिर्फ 11 मिलियन टन्स था, जो 2022 में 110 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया। अमेजिंग जंप है ना? वाह। दूसरा रीजन? गवर्नमेंट सपोर्ट एंड MSP। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP इंट्रोड्यूस किया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI ने अनाज प्रोक्योर किया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS से डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे फार्मर्स को सिक्योरिटी मिली, प्रोडक्शन बढ़ा और मार्केटेबल सरप्लस क्रिएट हुआ। ठीक है। और इरिगेशन का क्या रोल था? बहुत बड़ा रोल। इरिगेशन एक्सपेंशन, नई कनाल्स बनी जैसे इंदिरा गांधी कनाल। स्कीम्स आई, PM कृषि सिंचाई योजना PMKSY। गांवों में बिजली पहुंची तो मॉनसून पर डिपेंडेंसी कम हुई और यील्ड्स स्टेबल हो गए। गुड पॉइंट। टेक्नोलॉजी और रिसर्च? हाँ बिल्कुल। अग्री रिसर्च एंड एक्सटेंशन, इंस्टीट्यूशंस जैसे ICAR और KVKs ने रीजन स्पेसिफिक टेक्निक्स और क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटीज डेवलप की। साइंस का पूरा सपोर्ट था। फिर पॉलिसी में भी कुछ चेंज हुआ होगा? जरूर। पॉलिसी शिफ्ट एग्री एक्सपोर्ट्स। एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 ने एक्सपोर्ट्स को एक्टिवली प्रमोट किया। अब हम 100 से ज्यादा कंट्रीज को राइस, व्हीट, शुगर, स्पाइसेस वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं। ग्रेट। और डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ ग्रेन्स पर फोकस था या कुछ और भी? नहीं, डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन भी हुआ। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, वेजीज में ग्रोथ हुई। डेयरी में तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया, 220 MMT के आसपास 2022-23 में। फिशरीज में ब्लू रेवोल्यूशन आया। PM किसान संपदा योजना ने भी वैल्यू एडिशन में हेल्प की। लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर, इनक्रेडिबल। और कुछ पॉइंट्स? हाँ, WTO कंप्लायंट सपोर्ट, डायरेक्ट एक्सपोर्ट सब्सिडीज की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स इंप्रूव करने पर फोकस किया गया। इससे ग्लोबल कंपेटिटिवनेस बढ़ी, जैसे बासमती राइस अब मिडिल ईस्ट और EU में एक्सपोर्ट होता है। और लास्ट में टेक्नोलॉजी का रोल? डेफिनेटली। एग्रीटेक, ENAM, ऑनलाइन मंडी, किसान ड्रोन्स, मोबाइल ऐप्स, इन सब से फार्मर एफिशिएंसी बढ़ी है। क्या जबरदस्त चली रही है। आप कुछ सवाल इस पर? पूछिए। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना होती तो इंडिया की फूड सिचुएशन आज कैसी होती? थोड़ा सोच लो। शायद हम अभी भी इंपोर्ट्स पर डिपेंड होते, फूड इनसिक्योरिटी फेस करते और खाना भी महंगा होता। सोचो कितना क्रूशियल था ये स्टेप, समझे? हाँ। दूसरा, MSP सिस्टम का पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखो, पॉजिटिव तो है कि फार्मर को इनकम सिक्योरिटी मिलती है, प्रोडक्शन बूस्ट होता है, लेकिन नेगेटिव भी है। मार्केट डिस्टॉर्ट हो सकता है। सिर्फ कुछ क्रॉप्स जैसे वीट, राइस पर फोकस बढ़ जाता है। एनवायरनमेंट पर प्रेशर आता है जैसे वाटर डिप्लीशन, और गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल बर्डन भी। कॉम्प्लेक्स है ना? काफी कॉम्प्लेक्स। तीसरा, क्लाइमेट चेंज फ्यूचर में इंडिया के फूड एक्सपोर्टर स्टेटस को कैसे इफेक्ट कर सकता है? ये एक बड़ा रिस्क है। क्लाइमेट चेंज बुरा असर डाल सकता है। इरेटिक वेदर जैसे फ्लड्स, ड्राउट्स बढ़ सकते हैं, पेस्ट्स बढ़ सकते हैं। इससे यील्ड्स कम होंगे तो डोमेस्टिक सप्लाई और एक्सपोर्ट्स दोनों अफेक्ट होंगे। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। थोड़ा रुकते हैं। थिंक लिसनर्स सोचें उनके स्टेट या रीजन में टेक्नोलॉजी फार्मिंग को कैसे बदल रही है। इन शॉर्ट, इंडिया का शिफ्ट फूड इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, MSP, इंफ्रा, रिसर्च, डिवर्सिफिकेशन और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करने से हुआ। यही सब याद रहे तो क्या बोलते हैं, सुपर। बिल्कुल सुपर। तो हमने ज्योग्राफी का रोल देखा, इंडिया की फूड जर्नी देखी, अब रबर की बात करते हैं। हाँ, रबर और इसके एनवायरमेंटल इश्यूज। आंसर 3, रबर प्रोडक्शन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। UPSC 2022 GS1 इंडियन ज्योग्राफी 15 मार्क्स। चलिए रबर की बात करते हैं। टायर्स, शूज, ग्लव्स, ये नेचुरल रबर आता कहाँ से है और इसके प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट पर क्या असर पड़ता है? हाँ, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बताइए। नेचुरल रबर मोस्टली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगता है। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है? एशिया डोमिनेंस, साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज्यादा। थाईलैंड लीडर है, लगभग 5.3 मिलियन मेट्रिक टन्स। फिर इंडोनेशिया है, करीब 3.8 MMT। वियतनाम, मलेशिया, कैम्बोडिया भी इंपॉर्टेंट हैं। और साउथ एशिया में? साउथ एशिया में भी होता है। इंडिया में सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन है, खासकर केरला और तमिलनाडु में, श्रीलंका में भी। ओके, लेकिन इसके एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। पहला है डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंज। रबर प्लांटेशंस के लिए बड़े स्केल पर फॉरेस्ट्स, स्पेशली रेन फॉरेस्ट्स काटे गए हैं। कंबोडिया में तो 40% से ज्यादा प्लांटेशंस फॉरेस्ट क्लियरेंस से जुड़े हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया में भी एक्सटेंसिव कन्वर्जन हुआ है। इससे क्या नुकसान होता है? बायोडाइवर्सिटी का बहुत नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर है वाटर इश्यूज,
रबर प्रोसेसिंग यूनिट से हार्मफुल वेस्ट वाटर निकलता है, अमोनिया, हेवी मेटल्स होते हैं उसमें, जो पानी को पोल्यूट करता है। और प्लांटेशंस में इंटेंसिव इरिगेशन से वाटर स्ट्रेस भी बढ़ता है। और क्लाइमेट चेंज से कोई लिंक? हाँ, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फॉरेस्ट्स को प्लांटेशंस में कन्वर्ट करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। एक एस्टिमेट के मुताबिक 13 से 21 टन CO2 इक्विवेलेंट पर टन प्रोडक्शन मेथड पर भी डिपेंड करता है। ओहो, ये तो काफी सीरियस इश्यूज हैं। अब कुछ रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस इस पर। टेम्परेचर बढ़ सकता है, सॉइल इरोजन हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है। समझे? हाँ, दूसरा, अगर रबर की डिमांड बढ़ती है तो एनवायरनमेंट पर प्रेशर कम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाना जरूरी है, जैसे एग्जिस्टिंग लैंड पर यील्ड बढ़ाना ताकि नए फॉरेस्ट ना काटने पड़े, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जैसे FSC, रिसाइकलिंग प्रमोट करना, ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना, याद रखना। राइट। और एज कंज्यूमर्स हम क्या कर सकते हैं? हम कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। सर्टिफाइड सस्टेनेबल सोर्सेज से बने प्रोडक्ट्स चूज करें, उन कंपनियों को सपोर्ट करें जिनकी सप्लाई चेन्स ट्रांसपेरेंट है। स्मॉल स्टेप्स मैटर। सही कहा। थोड़ा सोचते हैं इस पर कि थिंक रोज की कौन सी चीजें रबर से बनी है और उनका प्रोडक्शन दूर के फॉरेस्ट पर क्या इंपैक्ट डाल सकता है। इन शॉर्ट, रबर प्रोडक्शन जो साउथ ईस्ट एशिया में डोमिनेटेड है, मेजर एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन और GHG एमिशंस। इसके लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बहुत जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंडिया का माइनिंग सेक्टर। ये एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। हाँ, रिसोर्सेज तो है, पर GDP कंट्रीब्यूशन कम है। आंसर 4. India's mining sector and GDP contribution. Question. Despite India being one of the countries of Gondwana land, its mining industry contributes much less to its gross domestic product, GDP, in percentage. Discuss. UPSC 2021, GS1, Physical Geography, 10 marks. ये सच में इंटरेस्टिंग है। इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसका मतलब मिनरल रिसोर्सेज, कोल, आयरन, बॉक्साइट वगैरह भरपूर है। लेकिन फिर भी माइनिंग सेक्टर का GDP में कंट्रीब्यूशन सिर्फ 2.5% के आसपास है। पोटेंशियल से काफी कम लगता है। ऐसा क्यों है? हाँ, इसके क्या रीजंस हैं? कई रीजंस हैं। पहला, जियोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स। मिनरल्स हैं, पर उन तक पहुंचना आसान नहीं है। कई डिपॉजिट्स मुश्किल टेरेन में हैं या बहुत डीप अंडरग्राउंड है, तो एक्सट्रैक्शन कॉस्टली और टेक्निकली चैलेंजिंग हो जाता है। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्निकल लिमिट्स। माइंस तक अच्छी रोड या रेल कनेक्टिविटी की कमी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कम रहा है, जिससे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। एडवांस्ड एक्सप्लोरेशन टेक्निक्स का यूज भी लिमिटेड है। रेगुलेटरी हर्डल्स भी होते होंगे? बिल्कुल, रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। माइनिंग शुरू करने के लिए अप्रूवल्स लेना कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, मल्टीपल क्लियरेंसेस चाहिए होते हैं। इन्वायरमेंटल रेगुलेशन जरूरी है, पर वो भी कभी-कभी ऑपरेशंस को स्लो कर देते हैं। राइट। और सोशल फैक्टर्स? वो भी है। सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लैंड एक्विजिशन में लोकल कम्युनिटीज, खासकर इंडिजिनस ग्रुप्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स की वजह से प्रोटेस्ट्स होते हैं। रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के इश्यूज भी डिलेज कॉज करते हैं। तो चैलेंजेस तो काफी हैं, लेकिन क्या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, PLI स्कीम्स। सेक्टर परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है। आयरन और प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा है। मैंगनीज, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन भी बढ़ा है। चलो, ये अच्छी बात है, पोटेंशियल तो है। अब कुछ सवाल इस पर। जी, टेक्नोलॉजी कैसे माइनिंग को मोर एफिशिएंट और लेस एनवायरमेंटली डैमेजिंग बना सकती है? टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर सकती है। ऑटोमेशन से सेफ्टी बढ़ सकती है, प्रिसिजन एक्सट्रैक्शन से वेस्ट कम हो सकता है, बेटर मॉनिटरिंग से रूल्स फॉलो हो सकते हैं, नई टेक्निक्स से सरफेस इंपैक्ट कम हो सकता है। टेक्नोलॉजी इज की। सही। दूसरा, रेगुलेटरी प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करने से क्या फायदा होगा और क्या पोटेंशियल रिस्क्स हैं? फायदा ये होगा कि फास्टर अप्रूवल्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा, प्रोजेक्ट्स जल्दी शुरू होंगे। लेकिन रिस्क ये है कि अगर केयरफुली ना किया गया तो एनवायरमेंटल या सोशल सेफगार्ड्स डाइल्यूट हो सकते हैं। बैलेंस चाहिए, समझे? हाँ, बैलेंस जरूरी है। तीसरा, माइनिंग का लोकल कम्युनिटीज पर क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है? देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है जॉब्स मिलने से, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने से। लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, पोल्यूशन से हेल्थ इश्यूज, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स का लॉस। इसलिए कम्युनिटी बेनिफिट शेयरिंग इंपॉर्टेंट है। एक पॉज लेते हैं। थिंक इंडिया में माइन होने वाले किसी एक रिसोर्स के बारे में सोचिए, जैसे कोल या आयरन। जमीन से निकलकर फाइनल प्रोडक्ट तक उसका सफर कैसा होगा? अच्छा सवाल है, सोचने के लिए। इन शॉर्ट, इंडिया में गोंडवाना लैंड रिसोर्सेज होने के बावजूद माइनिंग का GDP कंट्रीब्यूशन कम है, जियोलॉजिकल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, रेगुलेटरी और सोशल चैलेंजेस की वजह से। हालांकि रीसेंट इनिशिएटिव्स सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझे? हाँ, क्लियर है। चलो, अब पानी में चलते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं। हाँ, फिशरी सेक्टर पर फोकस। आंसर 5. Blue Revolution, pisciculture in India. Question. Defining the Blue Revolution, explain the problems and strategies for pisciculture development in India. UPSC 2018, GS1, Indian Geography, 15 marks. ओके,
ब्लू रेवोल्यूशन या नील क्रांति मिशन क्या है? बेसिकली ये फिशरी सेक्टर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का एक फोकस्ड एफर्ट है, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। मतलब ज्यादा फिश प्रोड्यूस करना पर एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा है? इम्पैक्ट तो बड़ा है। इंडिया ने 2023-24 में 60,523 करोड़ का सी फूड एक्सपोर्ट किया और ये कोस्टल कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड का बड़ा सोर्स है। मरीन फिश प्रोडक्शन ही देखो, 1950s में 5 लाख टन से भी कम था, अब लगभग 45 लाख टन हो गया है। जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन पिसिकल्चर यानी फिश फार्मिंग डेवलप करने में चैलेंजेस भी होंगे। डिजीजेस फैल जाती हैं, बैक्टीरियल, वायरल। अच्छी क्वालिटी के फिश सीड मतलब बेबी फिश मिलना मुश्किल होता है। साइंटिफिक नॉलेज फार्मर्स तक ठीक से नहीं पहुंच पाती। अच्छा, और इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी एक इशू है। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, लिमिटेड हैचरीज हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स कम हैं, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट की कमी है, मॉडर्न फिशिंग इक्विपमेंट भी सबके पास नहीं है। और इकोनॉमिक चैलेंजेस? हाँ, इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं। फिश फीड का कॉस्ट बहुत हाई है, प्रोडक्शन कॉस्ट का 50 से 87% तक। मार्केट में फार्मर्स को अच्छा प्राइस नहीं मिलता कभी-कभी, और क्रेडिट या लोन मिलने में भी दिक्कत आती है। तो गवर्नमेंट क्या स्ट्रैटेजीज अपना रही है इन प्रॉब्लम से डील करने के लिए? कई स्ट्रैटेजीज हैं। पहला तो गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY बहुत इंपॉर्टेंट है। 20,050 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसमें। ब्लू रेवोल्यूशन स्कीम भी है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, और फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड FIDF इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इन्वेस्टमेंट तो काफी है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हाँ, टेक सॉल्यूशंस, मॉडर्न एक्वाकल्चर टेक्निक्स जैसे केज कल्चर, RAS, रिसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स प्रमोट की जा रही हैं। डिजीज रेजिस्टेंट फिश वैरायटीज डेवलप हो रही हैं। डिजिटल टेक भी यूज हो रहा है मॉनिटरिंग के लिए। और फार्मर्स की ट्रेनिंग? वो भी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, डेमोन्स्ट्रेशन फार्म सेटअप किए जा रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा रहा है। लगता है काफी कुछ हो रहा है इस सेक्टर में। अब कुछ सवाल। जी, डिजीज आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना फिश फार्मर्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डिजीजेस पूरा का पूरा स्टॉक खत्म कर सकती हैं। फार्मर को ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होता है और फूड सप्लाई भी अफेक्ट होती है, इसलिए प्रिवेंशन बहुत क्रूशियल है। समझे। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे कोल्ड स्टोरेज कैसे स्मॉल फिश फार्मर्स की इनकम इंप्रूव कर सकता है? इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कम होता है। फार्मर फिश को स्टोर करके तब बेच सकता है जब प्राइस अच्छा हो, दूर के मार्केट्स तक भी पहुंच सकता है, तो बेटर रिटर्न्स मिलते हैं। राइट। और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिसेस का रियल लाइफ में क्या मतलब है? इसका मतलब है पानी को एफिशिएंटली यूज करना, वेस्ट को ठीक से मैनेज करना, फिश को ओवरक्राउड न करना, क्वालिटी फीड यूज करना और फार्म्ड फिश को वाइल्ड में एस्केप होने से रोकना। बेसिकली एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। ठीक है, एक मिनट सोचते हैं। थिंक, अगर आप एक फिश फार्मर होते तो आपका सबसे बड़ा डेली चैलेंज क्या होता? शायद मार्केट प्राइस या डिजीज का रिस्क। इन शॉर्ट, ब्लू रेवोल्यूशन का एम इंडिया की फिश प्रोडक्शन को सस्टेनेबली बढ़ाना है। ये डिजीजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स और हाई कॉस्ट जैसे चैलेंजेस को गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PMMSY और टेक्नोलॉजी के थ्रू टैकल कर रहा है। सी फूड लवर्स, ध्यान देना। बिल्कुल। ओके, अब एक बहुत डिबेटेड टॉपिक पर आते हैं, कोल, एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट। हाँ, ये हमेशा एक बैलेंसिंग एक्ट रहता है। आंसर 6, कोल माइनिंग, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट वर्सेस डेवलपमेंट। क्वेश्चन है, in spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development. Discuss UPSC 2017 GS1 World Geography 10 marks. ये एक ट्रिकी डिस्कशन है। कोल माइनिंग के एडवर्स एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स बहुत है, ये हम सब जानते हैं। पर क्या डेवलपमेंट के लिए ये अभी भी इनएविटेबल है, मतलब जिसके बिना काम ना चले? इस पर डिस्कस करना है। हाँ, पहले एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। बिल्कुल। पहला है एयर पोल्यूशन। कोल जलाने से SO2, NOx, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं। ये हेल्थ के लिए खतरनाक है, एसिड रेन कॉज करते हैं। दूसरा, लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग से लैंडस्केप डिस्ट्रॉय होता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है। एसिड माइन ड्रेनेज सॉइल और वाटर को पोल्यूट करता है, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस होता है, और माइनिंग के बाद लैंड को रिक्लेम करना मुश्किल होता है। और क्लाइमेट चेंज का क्या? वो तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। क्लाइमेट चेंज, कोल ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का मेजर सोर्स है। ग्लोबल कोल इमिशंस अभी भी बढ़ रहे हैं। माइनिंग के टाइम मीथेन भी रिलीज होती है। काफी सीरियस इम्पैक्ट्स हैं। तो फिर ये डेवलपमेंटल नेसेसिटी क्यों है अभी भी? मेनली 2 रीजंस हैं। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया की एनर्जी नीड्स का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कोल से पूरा होता है। पावर जनरेशन के लिए क्रिटिकल है। प्रोडक्शन 1 बिलियन टन्स क्रॉस कर गया 2024 में। वाह। और दूसरा रीजन? इकोनॉमिक ग्रोथ। कोल माइनिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, स्टील, सीमेंट जैसी की इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, और डोमेस्टिक कोल यूज करने से इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होती है। इंपोर्ट्स एक्चुअली डिक्रीज हुए हैं 8.4%। तो आगे का रास्ता, वे फॉरवर्ड क्या है? दोनों को कैसे बैलेंस करें? वे फॉरवर्ड में कुछ चीजें हैं। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस, क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज यूज करना, अंडरग्राउंड माइनिंग प्रेफर करना सरफेस माइनिंग से, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, CCS एक्सप्लोर करना, हालांकि यह भी एक्सपेंसिव है। और पॉलिसी लेवल पर? पॉलिसी मेजर्स, स्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल रूल्स इन्फोर्स करना, माइन रिक्लेमेशन में इन्वेस्ट करना,
माइनिंग और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाना, और सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिशन, ग्रेजुअली रिन्यूएबल्स जैसे सोलर और विंड की तरफ तेजी से शिफ्ट करना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्लोबली रिन्यूएबल्स जल्द ही कोल को सरपास कर सकते हैं। बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस। पूछिए। क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का असली मतलब क्या है? क्या ये ट्रूली क्लीन है? देखो, ये टेक्नोलॉजी कोल बर्निंग के दौरान एमिशंस कम करने की कोशिश करती है, जैसे कोल वॉशिंग या गैसिफिकेशन। पोल्यूशन कम होता है, पर CO2 जो क्लाइमेट चेंज वाला गैस है, पूरी तरह एलिमिनेट नहीं होता। तो क्लीनर कह सकते हैं, पर शायद क्लीन नहीं। थोड़ा सोच लो इस पर। दूसरा, अगर इंडिया कोल यूज कम करता है तो इसका इकोनॉमी और जॉब्स पर क्या इमीडिएट इफेक्ट होगा? पोटेंशियल जॉब लॉसेस हो सकते हैं माइनिंग रीजन्स में। एनर्जी कॉस्ट शुरू में बढ़ सकती है अगर रिन्यूएबल्स पूरी तरह रेडी ना हो। कोल डिपेंडेंट इंडस्ट्रीज पर इम्पैक्ट होगा। इसलिए जस्ट ट्रांजिशन की प्लानिंग बहुत जरूरी है। राइट। तीसरा, माइन रिक्लेमेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और इसके चैलेंजेस क्या हैं? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करके यूजेबल बनाता है, फार्मिंग के लिए, फॉरेस्ट के लिए, लॉन्ग टर्म पोल्यूशन को रोकता है। चैलेंजेस ये हैं कि ये कॉस्टली है, टेक्निकली डिफिकल्ट है और टाइम लगता है। ठीक है, एक पॉज। सोचना चाहिए कि हमारे घर या सिटी में जो एनर्जी यूज होती है उसका कितना हिस्सा कोल से आता होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है। इन शॉर्ट, कोल माइनिंग के सीवियर एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं, लेकिन ये इंडिया की करंट एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल भी है। इसलिए क्लीनर टेक्नोलॉजीज और रिन्यूएबल्स की तरफ तेजी से ट्रांजिशन जरूरी है। टफ चॉइसेस है ना? हाँ बिल्कुल, टफ चॉइसेस हैं। चलिए अब थोड़ा मूड लाइट करते हैं। सबकी फेवरेट दाल पल्सेस की बात करते हैं। हाँ, पल्सेस के एडवांटेजेस, दाल पावर। आंसर 7. Advantages of pulses, International Year of Pulses 2016. Question. Mention the advantages of the cultivation of pulses, because of which the year 2016 was declared as the International Year of Pulses by the United Nations. UPSC 2017, GS1, World Geography, 10 marks. दाल रोटी, चना मसाला। पल्सेस मतलब दाल, बीन्स, पीज, चना हमारी डाइट का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। UN ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस IYP डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि पल्सेस के एडवांटेजेस अमेजिंग हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? Let's list them out. सबसे पहले न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। पल्सेस गुडनेस से भरपूर है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का रिच सोर्स है, इसेंशियल मिनरल्स जैसे आयरन, जिंक मिलते हैं, विटामिन्स भी B ग्रुप के। मैल न्यूट्रिशन से फाइट करने में बहुत हेल्पफुल है। हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। हाँ, लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स और लो फैट होते हैं, तो डायबिटीज और हार्ट हेल्थ के लिए अच्छे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अफोर्डेबल प्रोटीन सोर्स है, खासकर डेवलपिंग नेशंस और वेजिटेरियंस के लिए। सुपर हेल्दी। ग्रेट। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या हैं? इकोनॉमिक एडवांटेजेस भी हैं। स्मॉल फार्मर्स के लिए इनकम का अच्छा सोर्स है, क्योंकि इनमें इनपुट कॉस्ट कम लगता है। इंडिया तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ग्लोबल एरिया का 34% और प्रोडक्शन का 24%। एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी अच्छा है। और एनवायरनमेंट के लिए? एनवायरनमेंट के लिए तो ये सुपर हीरोज है। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, ये नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं, मतलब ये हवा से नाइट्रोजन लेकर सॉइल में फिक्स करते हैं। इससे सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव होती है और केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत कम हो जाती है। वाओ, फ्री फर्टिलाइजर। हाँ, ये बायोडाइवर्सिटी प्रमोट करते हैं और इनका कार्बन फुटप्रिंट एनिमल प्रोटीन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। एनवायरमेंट के दोस्त हैं ये। कमाल है। और कुछ बेनिफिट्स? फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। पल्सेस को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं बिना न्यूट्रिशन लूज किए। दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन में पानी भी कम चाहिए होता है। ड्राई एरियाज के लिए बहुत अच्छे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और सस्टेनेबल फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं। फ्यूचर प्रूफ। इतने सारे बेनिफिट्स। अब कुछ क्वेश्चंस। जी। नाइट्रोजन फिक्सेशन सॉइल के लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है? क्योंकि इससे फ्री में नेचुरल फर्टिलाइजर मिल जाता है। केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो बनाने में एनर्जी लगती है और पोल्यूशन भी करता है, उसकी जरूरत कम हो जाती है। सॉइल हेल्थ नेचुरली इंप्रूव होती है। समझे? बिल्कुल। दूसरा, अगर लोग ज्यादा पल्सेस खाएं और कम मीट, तो इसका एनवायरनमेंट पर क्या ओवरऑल इफेक्ट होगा? क्योंकि लाइफ स्टॉक से काफी इमिशंस होते हैं। लैंड और वाटर रिसोर्सेज पर भी प्रेशर कम होगा, जो एनिमल फार्मिंग में यूज होते हैं। बिग इम्पैक्ट। सही बात है। तीसरा, इंडिया में पल्स प्रोडक्शन बढ़ाने के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस हैं, यील्ड्स अभी भी सीरियल से कम है, पेस्ट्स और डिजीजेस का अटैक होता है, प्राइस वॉलेटिलिटी से फार्मर की इनकम अफेक्ट होती है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज की भी कमी है। सॉल्यूशंस चाहिए इनके लिए। एक क्विक टास्क लिसनर्स के लिए। थिंक आप कौन कौन सी पल्सेस खाते हैं, 3 नाम बताइए और हर एक का एक बेनिफिट सोचिए। ट्राई सेइंग इट आउट लाउड। गुड आइडिया। इन शॉर्ट, पल्सेस न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फूड सिक्योरिटी के जबरदस्त एडवांटेजेस ऑफर करते हैं। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG 2 एंड 13 के लिए की हैं, इसलिए IYP मनाया गया था। कूल ना? बहुत कूल। चलिए अब थोड़ा हिस्ट्री और ज्योग्राफी मिक्स करते हैं। चाय टाइम। दार्जिलिंग टी की कहानी सुनते हैं। हाँ, ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ज्योग्राफिकल डिटर्मिनिज्म का। आंसर 8. Tea Gardens, Darjeeling. Success versus limited spread. Question. Whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivaliks and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh, in effect, they did not succeed beyond the Darjeeling area. Explain. UPSC 2014, GS1,
इंडियन ज्योग्राफी 10 मार्क्स। तो ब्रिटिश प्लांटर्स में असम से हिमाचल तक शिवालिक्स और लेसर हिमालयाज में टी गार्डन्स लगाए। लेकिन दार्जिलिंग जैसी वर्ल्ड फेमस सक्सेस उन्हें वेस्टर्न रीजन्स जैसे हिमाचल में क्यों नहीं मिली? हाँ, दार्जिलिंग में ऐसा क्या खास था? दार्जिलिंग में सक्सेस के स्पेसिफिक रीजंस थे। पहला, आइडियल ज्योग्राफी। वहाँ एक यूनिक कॉम्बिनेशन था, फर्टाइल सॉइल जिसमें पोटेशियम और फास्फोरस अच्छा था, और परफेक्ट एल्टीट्यूड जिससे टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता था। फिर क्लाइमेट, हाई ह्यूमिडिटी खासकर जुलाई में, और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सनशाइन, टी ग्रोथ के लिए एकदम परफेक्ट। और सॉइल का क्या रोल था? सॉइल बहुत क्रूशल था। सॉइल वहाँ डीप क्लेई सॉइल थी जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह होल्ड करके रखती है। ये सब मिलकर दार्जिलिंग का यूनिक टेरुआर बनाता है, वो खास क्वालिटी जो वहाँ की कंडीशन से आती है। बेसिकली वो जगह टी के लिए बनी थी। अच्छा, तो दार्जिलिंग के आगे वेस्टर्न रीजन्स में क्या लिमिटेशंस थी? कई लिमिटेशंस थी। पहली, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स। वेस्टर्न रीजन्स में स्लोप्स बहुत स्टीप थे, सॉइल उतनी सूटेबल नहीं थी, वो डीप क्ले सॉइल नहीं मिली वहाँ। भले ही क्लाइमेट ठीक था पर सॉइल ऐसी नहीं थी। लोकेशन लोकेशन लोकेशन। और इकोनॉमिक चैलेंजेस? हाँ, इकोनॉमिक चैलेंजेस। डिफिकल्ट टेरेन की वजह से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत हाई था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए था। रिमोट एरिया से मार्केट तक पहुंचना मुश्किल था। पैसा का मामला था। लेबर का भी इशू था क्या? बिल्कुल, लेबर इश्यूज। वेस्टर्न रीजन्स में स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज थी। कहीं कहीं लोकल लोगों का रेजिस्टेंस भी था, और वहाँ लेबर सेटलमेंट्स एस्टैब्लिश करना भी मुश्किल था। लोग कहाँ से लाते? तो सिर्फ विल प्रूवर काफी नहीं थी, ज्योग्राफी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। अब कुछ सवाल, जी, क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सॉइल एनहांसमेंट या बेटर ट्रांसपोर्ट आज इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकती है? कुछ हद तक कर सकती है। यस, बेटर ट्रांसपोर्ट, सॉइल मैनेजमेंट टेक्निक्स हेल्प कर सकती हैं, लेकिन दार्जिलिंग का यूनिक टेरवार परफेक्टली रेप्लिकेट करना आज भी डिफिकल्ट और कॉस्टली है। समझे? दूसरा, दार्जिलिंग टी को जीआई जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने का क्या सिग्निफिकेंस है? जीआई टैग उसकी यूनिक आइडेंटिटी और क्वालिटी को प्रोटेक्ट करता है, जो उसके ओरिजिन से लिंक्ड है। कंज्यूमर्स को ऑथेंटिसिटी की गारंटी मिलती है, और अक्सर इससे प्रीमियम प्राइस पे मिलता है। ब्रांड वैल्यू बन जाती है। राइट। तीसरा, कोलोनियलिज्म ने इंडिया के एग्रीकल्चर लैंडस्केप को कैसे शेप किया? इस एग्जाम्पल के अलावा कोलोनियलिज्म ने कैश क्रॉप्स जैसे इंडिगो, कॉटन, टी को प्रमोट किया, अक्सर फूड क्रॉप्स की कॉस्ट पर। लैंड ओनरशिप पैटर्न्स बदल दिए और इंडिया को ग्लोबल मार्केट्स में इंटीग्रेट किया, लेकिन अक्सर अनइक्वल टर्म्स पर। इसकी लेगेसी लंबी रही है। सही का। एक पॉज लेते हैं। थिंक, विजुलाइज कीजिए टी गार्डन्स को। वहां का एनवायरनमेंट टी के लिए इतना स्पेशल क्यों लगता है? अच्छा पॉइंट है रिफ्लेक्ट करने के लिए। इन शॉर्ट, ब्रिटिश टी की सक्सेस दार्जिलिंग के आगे लिमिटेड रही, प्राइमरीली क्योंकि वेस्टर्न हिमालयाज में जियोग्राफिकल कंडीशंस, सॉइल, टेरेन उतनी फेवरेबल नहीं थी, और इकोनॉमिक लेबर चैलेंजेस भी थे। ये ज्योग्राफी के की रोल को हाईलाइट करता है। इंटरेस्टिंग ना? बहुत इंटरेस्टिंग। और अब आज के लिए हमारा फाइनल क्वेश्चन, एक और रीजनल डिस्पैरिटी का केस, ग्रीन रेवोल्यूशन की बात। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन और ईस्टर्न इंडिया। आंसर 9, ग्रीन रेवोल्यूशंस लिमिटेड इम्पैक्ट इन ईस्टर्न इंडिया। क्वेश्चन, why did the green revolution in India virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability of water? UPSC 2014, GS1, Indian Geography, 10 marks. ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा में तो कमाल किया, लेकिन ईस्ट इंडिया, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा वगैरह में फर्टाइल सॉइल और अच्छा पानी होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट इतना कम क्यों रहा? रिसोर्सेज तो थे वहाँ, फिर क्या वजह थी? इसके पीछे कई फैक्टर्स थे। पहला, इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स। वहाँ स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे। एवरेज लैंड साइज बहुत छोटा था, जैसे बिहार में 4 एकड़ के आसपास, जबकि पंजाब में 12 एकड़ से भी ज्यादा। तो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना मुश्किल था। और लैंड रिफॉर्म्स का क्या? लैंड रिफॉर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन भी वीक था। फ्रेगमेंटेशन चलता रहा, टेनेंसी राइट्स इनसिक्योर थे, फार्मर्स में स्टेबिलिटी नहीं थी। अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट गैप्स भी थे। पुअर इरिगेशन, पानी था पर उसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर कैनाल्स, सिस्टम्स या इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। रीसेंट AIIB लोन वेस्ट बंगाल इरिगेशन के लिए इसी गैप को हाईलाइट करता है। लिमिटेड क्रेडिट इनपुट्स, फार्मर्स को इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स तक इजी एक्सेस नहीं था। इन्वेस्टमेंट गैप था। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होंगे? बिल्कुल। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लो कैपिटल फॉर्मेशन, पॉवर्टी के कारण एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट कम था। रिस्क अवर्जन, स्मॉल फार्मर्स न्यू टेक्नोलॉजी या HIV सीड्स का रिस्क लेने से डरते थे। पुअर मार्केट एक्सेस, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। फसल उगा ली पर बेचें कहाँ? और पॉलिसी लेवल पे कुछ कमी थी। हाँ, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स भी थे। स्क्यूड रिसोर्स एलोकेशन, नॉर्दर्न स्टेट्स को सब्सिडीज और इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा प्रेफरेंस मिली, एक तरह का बायस था। वीक एक्सटेंशन सर्विसेज, न्यू टेक्नोलॉजीज की जानकारी फार्मर्स तक आसानी से नहीं पहुंची, गाइडेंस की कमी थी। तो काफी सारी वजह थी। इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करने के लिए अब क्या किया जा रहा है? इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बढ़ाना, इरिगेशन इंप्रूव करना, वर्ल्ड बैंक AIIB के प्रोजेक्ट्स हैं,
सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इनिशिएटिव स्पेसिफिकली ईस्टर्न स्टेट्स के लिए है। उम्मीद है कि फ्यूचर बेहतर होगा। अब कुछ फाइनल क्वेश्चंस इस टॉपिक पर। पूछिए। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स मॉडर्नाइजेशन में इतनी बड़ी रुकावट क्यों है? क्योंकि लार्ज मशीनरी एफिशिएंटली यूज करना मुश्किल होता है। छोटे आउटपुट के लिए नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कॉस्टली लगता है। क्रेडिट मिलना भी मुश्किल होता है। स्केल मैटर्स। राइट। दूसरा, क्या ग्रीन रेवोल्यूशन के एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे वाटर डिप्लीशन, सॉइल डिग्रेडेशन नॉर्थ में ईस्टर्न रीजन के लिए एक लेसन हो सकते हैं? बिल्कुल। ईस्ट इंडिया शुरू से ही सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकता है। वाटर मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस करके वो गलतियां अवॉइड कर सकता है। एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। गुड पॉइंट। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, स्टोरेज ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स की लाइफ कैसे बदल सकता है? बेटर मार्केट एक्सेस से बेटर प्राइस मिलता है, वेस्टेज कम होता है, हाई वैल्यू क्रॉप्स उगाने का इंकरेजमेंट मिलता है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हो सकता है। सही। थोड़ा सोचते हैं। थिंक इक्विटी इन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए। क्यों जरूरी है कि प्रोग्रेस सभी रीजन्स तक पहुंचे? फंडामेंटल सवाल है ये। इन शॉर्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन ने ईस्टर्न इंडिया को बाईपास किया, रिसोर्सेज होने के बावजूद, क्योंकि वहां इंस्टीट्यूशनल, इंफ्रास्ट्रक्चरल, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन गैप्स थे। अब फ्यूचर ग्रोथ के लिए टारगेटेड इंटरवेंशंस की जरूरत है। रीजनल बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन इंडिया के प्राइमरी सेक्टर ज्योग्राफी का यूपीएससी क्वेश्चंस के थ्रू। हमने देखा कैसे फिजिकल लैंडस्केप नॉन फार्म एक्टिविटीज को शेप करता है, कैसे देश फूड एक्सपोर्टर बना, रबर और माइनिंग के चैलेंजेस क्या हैं, ब्लू रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस, कोल का कॉम्प्लेक्स डायलेमा, पल्सेस के फैंटास्टिक बेनिफिट्स और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटीज क्यों रही हैं। चलो एक क्विक रिकैप करते हैं मेन थीम्स का। नॉन फार्म एक्टिविटीज एंड फिजियोग्राफी 2025। इंडिया के डाइवर्स लैंडफॉर्म्स और रिसोर्सेज का डायरेक्ट लिंक एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से है। ज्योग्राफी शेप्स इकोनॉमी। फूड इंपोर्टर टू एक्सपोर्टर 2023। ये ग्रीन रेवोल्यूशन, पॉलिसी सपोर्ट, एमएसपी, इरिगेशन, रिसर्च, डाइवर्सिफिकेशन और टेक से पॉसिबल हुआ। सक्सेस स्टोरी। रबर प्रोडक्शन इश्यूज 2022। SECI डोमिनेट करता है। डिफॉरेस्टेशन, वाटर पोल्यूशन, GHG एमिशंस जैसे इश्यूज फेस करता है। सस्टेनेबिलिटी जरूरी। माइनिंग एंड GDP 2021। रिसोर्सेज के बावजूद लो GDP शेयर, जियोलॉजिकल, इंफ्रा, रेगुलेटरी, सोशल हर्डल्स की वजह से पोटेंशियल है। ब्लू रेवोल्यूशन 2018। फिश प्रोडक्शन को सस्टेनेबली बढ़ाना, डिजीज, इंफ्रा गैप्स जैसे इश्यूज को स्कीम्स PMMSY से टैकल करना। फिश फार्मिंग फोकस। कोल माइनिंग डिलेमा 2017। एनवायरनमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की नेसेसिटी, क्लीनर टेक और रिन्यूएबल्स की तरफ ट्रांजिशन जरूरी। टफ बैलेंस। ASEA's advantages 2017। न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड फिक्सेशन, फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सुपरफूड्स। टी गार्डन्स ज्योग्राफी 2014। दार्जिलिंग की यूनिक कंडीशंस टेरो से सक्सेस मिली, जो ज्योग्राफिकल इकोनॉमिक लिमिट्स के कारण कहीं और रेप्लिकेट नहीं हुई। ज्योग्राफी मैटर्स। ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्ट इंडिया 2014। रिसोर्सेज के बावजूद बाईपास हुआ इंस्टीट्यूशनल, इंफ्रा, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिसी गैप्स की वजह से। रीजनल इक्विटी जरूरी। सुपर रिकैप। अब कुछ क्विक रिकॉल क्वेश्चंस लिसनर्स के लिए। 1. नेम 2 नॉन-फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज heavily influenced by plateau regions in India. अब बताओ। क्विक रिकॉल। कोल माइनिंग छोटा नागपुर और आयरन ओर माइनिंग उड़ीसा। याद आया। 2. What was the main technological package of the Green Revolution? क्विक रिकॉल। HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन, पंजाब हरियाणा। याद है ना। 3. Which region dominates global rubber production and what's a major environmental issue there? क्विक रिकॉल। साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। डिफॉरेस्टेशन सिंपल है। 4. Why is India's mining contribution to GDP considered low despite Gondwana land heritage? एक रीजन बताओ। क्विक रिकॉल। डिफिकल्ट टेरेन, डीप डिपॉजिट्स मेकिंग एक्सट्रैक्शन कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस और इंफ्रा गैप्स, कोई भी एक। 5. What does the Blue Revolution primarily focus on? क्विक रिकॉल। increasing fish production and productivity sustainably, aquaculture, fisheries management, नील क्रांति, याद है। 6. Give one environmental benefit of cultivating pulses. Quick recall, they fix atmospheric nitrogen, improving soil fertility naturally, environment के दोस्त। Excellent. अब लिसनर्स अपने वर्ड्स में बताएं, ग्रीन रेवोल्यूशन ईस्टर्न इंडिया में कम सक्सेसफुल क्यों रही, इसका मेन आइडिया क्या था? सेल्फ एक्सप्लेन करें। हाँ, ये अच्छी एक्सरसाइज होगी। और एक सिंपल चैलेंज, अपने आसपास देखें और कोई एक प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करें फार्मिंग के अलावा, सोचें वो वहां क्यों होती है, ज्योग्राफी का क्या रोल है। तो ये था हमारा गहराई से विश्लेषण इंडिया के प्राइमरी सेक्टर ज्योग्राफी पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट यूपीएससी सवालों का। देखा कैसे ज्योग्राफी, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी और सोशल फैक्टर्स मिलकर इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप को शेप करते हैं। बिल्कुल, और ये डिस्कशन सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये हमें अपने देश के रिसोर्सेज, चैलेंजेस और पोटेंशियल को बेहतर समझने में हेल्प करते हैं। आज के लिए एक फाइनल थॉट छोड़ जाते हैं। हाँ, क्या है वो?
As India balances rapid development with environmental sustainability, how can traditional knowledge from communities engaged in primary activities like fishing, forestry, traditional farming be meaningfully integrated with modern science and policy for truly inclusive and sustainable growth? इस पर जरूर सोचना चाहिए। डेफिनेटली समथिंग टू मल ओवर। होप ये एक्सप्लोरेशन इंसाइटफुल और मेमोरेबल लगा। अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखें और हम मिलेंगे अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग। Keep learning.